आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भौतिक भूगोल में अनाच्छादन का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में डेनुडेशन कहते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम अपक्षय, अपर्दन तथा अनाच्छादन की विशेष क्रियाओं के बीच अंतर स्थापित कर लेना आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले विवरणों के भ्रम के लिए स्थान न रहे। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उसमें उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अपर्दन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उसके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया सम्मिलित होती है। अनाच्छादन स्थैतिक एवं गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। मोकहाउस के शब्दों में अनाच्छादन में उन सभी साधनों के कार्य सम्मिलित है जिनके द्वारा पृथ्वी तल के किसी भाग का अत्यधिक विनाश, अपव्यय एवं हानि होती है। इस अपार विनाश से जो पदार्थ दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाता है, जिनके द्वारा परतदर चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। प्रथम आंतरिक शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी। द्वितीय बाह्य शक्तियाँ, हवा, नदी, हिमानी, सागरी लहरें, धाराएं। ये सभी क्रियाएं जो है गतिशील क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हवा भी शामिल है। बाह्य शक्तियों में बाह्य शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्थैतिक शक्तियाँ, दूसरा गतिशील शक्तियाँ। डेनुडेशन इज ए सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अतः वेदरिंग प्लस इरोजन इज इक्वल टू डेनुडेशन। अब आइए हम एक एक करके स्थैतिक क्रिया तथा गतिशील शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहला स्थैतिक शक्तियाँ। स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट से है। अपक्षय की क्रिया को निम्न शब्दों में संजोया जा सकता है। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टान में विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। हिंडस महोदय ने कहा है कि अपक्षय यांत्रिक विघटन या रासायनिक अपघटन की वह क्रिया है जो चट्टानों के भौतिक स्वरूप को समाप्त करती रहती है। अपक्षय को मौसम के सभी तत्व प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो तत्व ताप और वर्षा उसको अधिक प्रभावित करते हैं। इनके अतिरिक्त चट्टानों के अपक्षय एवं विनाश में हवा, जल, हिम, ताप एवं कोहरा विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, इस क्रिया में मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी समय समय पर अपना हाथ बटाते रहते हैं, जो कि अपक्षय में सहायक है।
मोटे तौर पर चट्टानों का अपक्षय दो रूपों में होता है, विघटन और दूसरा अपघटन। विघटन से तात्पर्य यह है कि चट्टानों अथवा किसी भी कठोर भूभाग को मौसम के तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ करके तथा मलबे के रूप में इकट्ठा करना है, अर्थात ताप एवं पाला चट्टानों को क्रमशः अपनी अपनी बारी अनुसार तोड़ फोड़ कर ढीला करते रहते हैं। इन तोड़ फोड़ में चट्टानों के रंग रूप में अंतर आ जाता है, लेकिन उनके खनिज तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विघटन को भौतिक अथवा यांत्रिक विघटन कहते हैं। दूसरा है अपघटन या वियोजन। इसमें चट्टानों का रासायनिक परिवर्तन होता है, बाद में टूट फूट होती है, या पहले चट्टानें टूटकर चूर्ण हो जाती है, बाद में रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। यहाँ पर स्मरणीय है कि जल, वायु या प्राणियों के केवल उतने ही कार्य का अध्ययन अपक्षय के अंतर्गत किया जाता है जिसमें चट्टानों का टूटना केवल उनके स्थान पर ही सीमित रहता है। यदि अपनी गति द्वारा उपर्युक्त कारक चट्टानों तथा द्वारा धरातली भाग में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें अपरदन के अंतर्गत रखते हैं। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। निम्नलिखित कारकों द्वारा अपक्षय प्रभावित या नियंत्रित होता है। ये कौन कौन से जो कारक हैं जिसके कारण जो है अपक्षय जो है नियंत्रित होता है। पहला है इसमें चट्टानों का संगठन तथा संरचना। अब चट्टानों की संगठन या संरचना से किस प्रकार जो है अपक्षय जो है प्रभावित होता है। चूँकि अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टानों में विघटन तथा योजन है, अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से विघटित हो सकती है। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभावशील होने लगता है तथा जैसे ही चट्टानें ढीली पड़ती हैं, लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं तो उनमें संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन एवं वियोजन आसानी से शीघ्र नहीं हो पाता। दूसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव। तीव्र ढाल वाले प्रदेशों में विघटन क्रिया सरलता से पनपती है। ढाल के कारण चट्टानों का संगठन बहुत ही दुर्बल एवं न टिकने वाली स्थिति में रहता है। इस कारण चट्टानें ऊंचे ढाल से टूटकर नीचे गिरती है। साथ ही चट्टानें मलबे का तेजी से स्थानांतरण होना भी अपक्षय को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत जिन भागों में ढाल कम होती है वहाँ चट्टानें अधिक संगठित, कठोर एवं मजबूत होती है। यहाँ मलबे का स्थानांतरण न होने से अपक्षय क्रिया बहुत कम मात्रा में होती है। तीसरा है जलवायु में भिन्नता। जलवायु भिन्नता से किस प्रकार से
अपक्षय प्रभावित होता है। विश्व भर में कभी भी एक सी जलवायु नहीं पाई जाती। उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण दिन में तीव्र तापक्रम एवं गर्मी के कारण यहाँ की चट्टानें फैल जाती हैं तथा रात्रि को ठंड पड़ने से सिकुड़ती है। इस प्रकार चट्टानों में निरंतर फैलने सिकुड़ने की क्रिया से उनमें दरारें एवं संदेह पड़ जाती हैं और विघटन को बढ़ावा मिलता है। अतः विश्व में उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जब शुष्क एवं शीतोष्ण प्रदेशों में भौतिक अपक्षय कम होता है। शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक ठंड पड़ने से रात्रि को जल चट्टानों की दरारें एवं संधों में बर्फ के रूप में जम जाता है और दिन में बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार नियमित रूप से होने वाली यह क्रिया चट्टानों की तोड़फोड़ कर देती है। चौथा है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति से विभिन्न प्रदेशों में अधिक ताप के कारण चट्टानें फैलती हैं तथा सिकुड़ने के बाद विघटन होती है। लेकिन जिन भागों में वनस्पति आच्छादित है वहाँ वनस्पति अपनी जोड़ द्वारा वहाँ की अपनी जड़ों द्वारा वहाँ की मिट्टी को बांधे रहती है। सूर्य की गर्मी भी ऐसे भागों को प्रभावित नहीं कर पाती है। किन्हीं परिस्थिति में वनस्पति की जड़ें मोटी होकर चट्टानों में चौड़ी दरारें तथा संधे डाल देती हैं, जिससे भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा मिलता है। अपक्षय करने के कारक ये कौन कौन से कारक होते हैं जिसके कारण अपक्षय होता है? पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कौन कौन से हैं ये इसका देखेंगे हम। इसके अंतर्गत आता है जल, सूर्यताप, तुषार, वायु, हिम, समुद्र। दूसरा है रासायनिक कारक। इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और तीसरा है जल योजन या हाइड्रेशन। और तीसरा है प्राणी वर्गीय कारक। इसमें वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव ये तीनों जो है वो अपक्षय में विघटन करने में सहायक होती है। अब एक एक करके तीनों का अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय से ताप, वायु एवं तुषार के द्वारा चट्टानों में विघटन होता है। इसमें भी ताप प्रधान रूप से यांत्रिक कारक होता है। इसके अतिरिक्त जल का जमना, विघटन, दाब मुक्ति आदि भी सहयोगी हैं। यांत्रिक अपक्षय निम्न प्रकार से वर्णित है। जल के का चट्टानों में विघटन, ताप के कारण चट्टानों में बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप के कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन, तुषार द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, वायु के द्वारा अपक्षय, हिम के कारण अपक्षय, समुद्री लहरों के द्वारा अपक्षय, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत जो आता है वो है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटीकरण और हाइड्रेशन। और चौथा आता है सिलिका का पृथक्करण। इसी तरह से जैविक अपक्षय या प्राणी वर्गीय अपक्षय, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु और मानव के द्वारा अपक्षय होता है। धन्यवाद।